हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फो इन्फिनिटी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग। मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है गुलाम वंश से, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। ये इनका शासनकाल रहा है 1206 से लेकर के 1292 तक। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, इस वंश के कितने शासक थे, कहाँ कहाँ पे इनका कार्यकाल रहा, राज्य इन्होंने किया, कितना चीज़ों का एक्सपेंड किया एंड ऑल एवरीथिंग हमारे अपने चैनल इन्फो इन्फिनिटी पे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस के लिए। और इसके साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री की भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर किए गए हैं। एक चीज़ और, भारत में जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो उसका जो सेंटर और प्लेस रहा है वो रहा है मगध, यानी जैसे हम कहते हैं बिहार, जो कि एक फर्टाइल लैंड था, दोआब का क्षेत्र था। परंतु जो मिडिवल हिस्ट्री है इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर प्लेस रहा है वो रहा है दिल्ली। हर एक का इच्छा रही है कि वो दिल्ली पे शासन कर ले तो भारत पे आक्रमण कर लेगा, भारत पे राज्य कर लेगा। उसका मेन रीजन ये रहा है कि दिल्ली के थ्रू ऑल इंडिया में कनेक्ट कर पाना बहुत आसान था। जबकि एंशिएंट हिस्ट्री में मेन रीज़न ये रहता था कि भारत का सबसे बढ़िया एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड जो है वो है आपका मगध। तो जिसने मगध पे जीत लिया उसके पास सबसे ज़्यादा खान पान अन्न खाद्यान्न की चीज़ें होंगी, तो उसके लिए राज्य कर पाना ईजी होता है। तो ये मेन रीजन्स रहा है मगध से दिल्ली में शिफ्ट हो जाने का, यानी आपके एडी से लेकर के बीसी से लेकर के एडी तक शिफ्ट होने के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश में। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुलाम वंश का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो हम देख सकते हैं कि गुलाम वंश पूरा का पूरा पाकिस्तान मगध से लेकर के दिल्ली पे होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल तक ही फैला हुआ है। तो ये ही पूरा था गुलाम वंश का शासन साम्राज्य जो कि उन्होंने अपना एक्सपेंड किया था। देन हम देखते हैं कि इनके फेमस राजा कौन से हुए हैं जो गद्दी पे बैठे हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद गद्दी पे बैठे हैं आराम शाह, देन इल्तुतमिश, देन रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, देन आपके तुगलक नहीं, देन रजिया सुल्तान, देन मुइजुद्दीन बहराम शाह, देन अलाउद्दीन मसूद शाह, देन गयासुद्दीन बलबन एंड देन लास्ट आए हैं आपके शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो ये थे वो मेन 9 शासक जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश के होते हुए राज्य किया है। परंतु इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। हम इन 4 के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्यूमर्स का नाम बस इसलिए पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ये बनता है आपका सीधे क्वेश्चन कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर आता है आपका शमसुद्दीन क्यूमर्स। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये 1206 से लेके 1210 यानी केवल 4 साल तक इन्होंने भारत में राज्य किया, अपना एक्सपेंस किया। बेसिकली ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद इन्हें अपना उत्तरदायित्व नियुक्त कर दिया था। उसके बाद जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो वहाँ से कार्यकाल इनका स्टार्ट हुआ और इन्होंने एक नए वंश की स्थापना करी जिसे इन्होंने कहा गुलाम वंश, क्योंकि ये बचपन से गुलाम थे। बेसिकली ये मोहम्मद गौरी के गुलाम भी थे और दामाद भी थे, इसलिए इनको वहाँ पे जो वंश की स्थापना करी वो कहलाया आपका गुलाम वंश। इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी को लाहौर को बनाया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्सा हातिम ताई की संज्ञा भी दी जाती है। हातिम ताई का पूछा जाए क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत में हातिम ताई किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे आंसर आएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे। इसके अलावा इनके जो गुरु थे उनका नाम था बख्तियार काकी। उनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया जाता है। सो बहुत सारे बच्चे आंसर दे देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में, जबकि इनका जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था वो किया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, उनके नाम पे किया जाए। देन इस निर्माण जो था वो आधा हो पाया था, इसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी करी थी इल्तुतमिश ने। यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने कराया, तो कंप्लीट कराने वाले थे आपके इल्तुतमिश। इसके अलावा दिल्ली में स्थित कावेत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण भी किसने कराया, तो वो भी कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। एक चीज़ और है, जो कावेत उल इस्लाम मस्जिद, इसका नाम उतना नहीं है परंतु ये भारत की पहली मस्जिद थी।
भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना के साथ ही साथ इस्लाम धर्म के लोग तो आ गए थे, परंतु मस्जिद नहीं थी। जो पहली मस्जिद बनी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कावेत उस इस्लाम नाम से मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी के बाद 2010 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इन्हें लाहौर में दफना दिया गया था। इसके बाद गद्दी पे बैठे हैं आपके इल्तुतमिश आते हैं, जो फेमस राजा हैं, क्योंकि बीच में आराम साहब भी आए थे। उसके बाद आपके इल्तुतमिश ने गुलाम वंश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि जो रियल एक्सपेंस आपने जो मैप देखा वो पूरा का पूरा इल्तुतमिश के समय पे एक्सपेंड हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 2010 में दिल्ली पे बैठे इन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, क्योंकि भारत में राज्य करना है तो दिल्ली की गद्दी आपकी अपनी होनी चाहिए। इसके अलावा ये इल्बरी तुर्क थे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और गुलाम थे। बेसिकली जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम था, वैसे ही इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम थे। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि वही सेम बात, गुलामों का गुलाम, वो खुद एक गुलाम थे और गुलाम के वो गुलाम थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश ने कुछ फेमस प्रथाएं चलाई हैं। उसमें सबसे फेमस है इक्ता प्रथा। इक्ता का बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि इक्ता प्रथा किसने चलाई थी, या शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था। तो यहाँ पे आंसर आता है आपका इल्तुतमिश। देन अगर पूछा जाए सोने चांदी के सिक्के चलाए, तो सिक्के या चांदी के सिक्कों में टाका और सोने के सिक्कों को जीटल कहा जाता था। यानी चांदी के सिक्कों को टंका कहा जाता था और सोने के सिक्कों को जीटल कहा जाता था। इसके अलावा इन्होंने एक चिहालगानी का निर्माण किया था। चिहालगानी का मतलब एक तरीके के स्पेशल सैनिकों को लेकर के 40 सैनिकों का समूह, जो कि शाही की तरह राजा के आसपास रहते थे, ताकि उन पर किसी भी तरीके का आक्रमण ना किया जाए या किसी भी तरीके की दुर्भावना से वो दूर बचे रहें। दिल्ली में स्थित नसरुद्दीन मकबरे का मकबरा इल्तुतमिश ने सुल्तान गुरही की याद में बनवाया था। ये भारत में निर्मित पहला मकबरा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत का पहला मकबरे का निर्माण किसने कराया, तो वो कराया था इल्तुतमिश ने। भारत की पहली मस्जिद किसने बनाई, तो वो कराई थी मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद कुतुबुद्दीन पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि हासिल करी थी, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद गौरी ने ही सुल्तान की उपाधि दी गई थी। उसके बाद सुल्तान की उपाधि सीधे दी गई 1229 में इल्तुतमिश को। इसकी मृत्यु हो गई थी 1236 में, परंतु मरने से पहले इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा था महमूद वो मारा जा चुका था। परंतु जो चालीसा था, जो अभी चहलगामी है जिसे चालीसा भी कहा जाता था, उन्होंने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। ना कि उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि एक रानी, एक लड़की उनके ऊपर शासन कैसे कर सकती है। तो बीच में गद्दी पर बैठे हैं आपके रुकनुद्दीन। तो चलिए रुकनुद्दीन के बारे में जानते हैं। रुकनुद्दीन 1236 में अपनी माता शाह तुर्काना के संरक्षण में सुल्तान घोषित किए गए, क्योंकि ये अल्पायु थे, इनकी एज ज़्यादा नहीं थी, इसलिए, और रजिया सुल्तान को लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह आपकी गद्दी पर बैठे अपनी माता की संरक्षण में। इनके बाद ही, परंतु ये आलसी और विलासी प्रवृत्ति के थे और बहुत ज़्यादा शासन कार्यों में भाग नहीं लेते थे, इसलिए जो मेनली जो चालीसा थे और जो उनके मेन मंत्रीगण थे वो इन पर हावी हो गए। उसके बाद कुछ महीनों तक सुल्तान बने रहे। जनता के विद्रोह के कारण रजिया सुल्तान वापस सुल्तान बन गई। रजिया ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त कर ली और उत्तराधिकार को लेकर के रजिया सुल्तान को जनता का समर्थन प्राप्त था। जनता का तो समर्थन प्राप्त था, परंतु उन चालीसा का समर्थन प्राप्त नहीं था। इसी के साथ ही साथ रजिया सुल्तान दिल्ली की इकलौती महिला सुल्तान कहलाती हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, बहुत फेमस फैक्ट भी है कि दिल्ली में फीमेल लीडर कौन रही हैं, तो वो रही हैं रजिया सुल्तान। इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण किए और अब उन्होंने मालिक याकूत को उच्च पद प्रदान किए, यानी अपने जितने भी साख्त वाले थे उनको हायर पोस्ट प्रदान कर दी। इन सब गतियों की वजह अमीर समूह नाराज हो गए और शासनकाल में मुल्तान, बदायूं, लाहौर के सरदारों ने विद्रोह कर लिया। उनके विद्रोह के कारण रजिया सुल्तान को पद त्यागना पड़ा। तत्पश्चात रजिया सुल्तान ने भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से विवाह किया। 1240 में कैथल की रजिया की हत्या कर दी गई और याकूत को उमर ए आखुर और एडगीम ए अजीब की उपाधि दी गई। कबीर खान को लाहौर और अल्तूनिया का तबरहिन का इक्तदार बना दिया गया। इक्तदार का मतलब होता है कि वहाँ पर उनको शासक करने वाला एक छोटे से इक्ता, यानी एक ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। देन गयासुद्दीन गद्दी पे बैठे। गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत के 9वें सुल्तान थे।
ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने 1266 में। इन्होंने शासनकाल में चालीसा की शक्ति जो थी छीड़ हो गई। चालीसा यानी वही 40 लोग जिन्हें चहलगामी भी कहते थे, जो कि राजा का संरक्षण करते थे। उन्होंने बेसिकली मिलकर के सुल्तान के पद को वापस से बनाया और अपनी सारी शक्तियों को फिर से उन्होंने इकट्ठा किया। बलबन गुलाम वंश का सबसे सर्वाधिक शासक था और इसको इल्तुतमिश का दास कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद जो आए आपके बलबन ने नसरुद्दीन महमूद गयासुद्दीन बलबन उलूग खां की उपाधि धारण करी। इसके अलावा नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना। बलबन के 4 पुत्र थे, सुल्तान महमूद, कैकुबाद, कैखुसरो और कैकास। सेना को दीवाने आरिज कहा जाता था। बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा भी चारण करी थी। इसी के साथ ही साथ इसने जिले ही इलाही और नियाबते खुदाई की उपाधि धारण की। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। ये है वो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में बनी हुई है। इसी के संग एंड होता है गुलाम वंश। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, 10 मिनट का वीडियो है, परंतु इसमें वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्योंकि क्यूमर्स आपका आखिरी शासक था, इसके बाद आती है खिलजी वंश की स्थापना। सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश। तब तक आप इन्फॉर्मेशन को आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।